देश में एक बार फिर जाति की सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ में आज से ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीबों की आधिकारिक गिनती चालू हो गई है। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के जरिए इसकी शुरुआत कांग्रेस की सरकार ने कर दी है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए विशेष तौर पर बनाए गए मोबाइल ऐप में अपना व्यक्तिगत विवरण भरकर इस जनगणना की शुरुआत कर दी। आपको याद ही होगा, बिहार में पहले से जातीय जनगणना की मांग तेज है। इस मांग को लेकर 23 अगस्त को बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 11 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मिल चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल में जेडीयू और आरजेडी समेत बिहार के 10 दलों के नेता शामिल थे। बिहार बीजेपी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री जनक राम भी इस डेलीगेशन में शामिल थे। इस मुलाकात के बाद फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के जवाब का बिहार के विपक्षी दलों को इंतजार है। एक तरफ जहां कई दल और कई नेता देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, इसके विरोध में भी तर्क दिए जा रहे हैं। जातीय जनगणना के पक्ष में जहां कहा जाता है सही संख्या का पता चलने पर हर जाति का भला हो सकेगा, वहीं विरोध में तर्क दिया जाता है इससे समाज में भाईचारा बिगड़ सकता है। पक्ष में कहा जाता है ओबीसी जातियों का सही आंकड़ा मिल सकेगा क्योंकि अभी पता नहीं है, बहुत पुराना आंकड़ा है। जबकि विरोध में कहा जाता है जातीय जनगणना होने के बाद आरक्षण पर नई नई मांगें उठने लगेंगी, तब क्या करेंगे। पक्ष में तर्क दिया जाता है 1931 के बाद से आज तक नहीं पता किस जाति की कितनी संख्या है। विरोध में कहा जाता है जातीय जनगणना युक्ति संगत नहीं है। यह ऊपर मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। दरअसल देश में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, लेकिन आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। ऐसे में 1931 के जनगणना के आधार पर ही आकलन किया जा रहा है कि देश में मौजूदा ओबीसी आबादी कितनी है। वो बताते हैं करीब 52% है। 1951 से लेकर 2011 तक केवल SC ST की जनगणना हुई, क्योंकि इसी आबादी के आधार पर संसद में सीटों का आरक्षण किया जाता है। जातीय जनगणना कराने के लिए बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो चुके हैं, एक बार नहीं, दो बार। महाराष्ट्र विधानसभा से भी इस तरह के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है, जबकि ओडिशा से भी जाति जनगणना की मांग उठती रही है। यूपी में भी कई राजनीतिक दलों की यही मांग रही है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है जातीय जनगणना कराएंगे। अब सवाल यह है, क्या यह जनगणना होनी चाहिए? क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीति है इस मांग के पीछे, या फिर सरकार बच रही है? राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस होगी। सवाल बड़ा सीधा है, जातीय जनगणना से क्या वाकई कोई भाग रहा है, और भाग रहा है तो कौन? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ दो खास मेहमान। स्टूडियो में बीजेपी से संबित पात्रा, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है संबित से, और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी आ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। कैसा लग रहा है स्टूडियो में बहुत दिन बाद? मानक भाई, मुझे तो लग रहा है कि नॉर्मल सी लग रही है ना। लगभग 1.5-2 साल बाद आज स्टूडियो में आए हैं। बस ईश्वर से इतनी प्रार्थना है कि ऐसे ही हम लोग अब स्टूडियो में आते रहें और कोई तीसरा वेव ना आए। हर हिंदुस्तानी, हर पृथ्वीवासी अब सुखी रहे, कोरोना से मुक्त हो जाए, यही आशा है। वैक्सीन लगाते रहिए, बस इतना मैं कहनी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। और अभी मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, देश की 16% आबादी फुल वैक्सीनेटेड होगी, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल। अब हम 1-1 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर रहे हैं। देखिए, स्टूडियो में आज आचार्य प्रमोद कृष्णम और संबित पात्रा का आना, जैसे मैंने कहा, ऐसा लगता है कि अब चीजें सामान्य हो रही। बस अब आपको अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है, और जो कहते हैं गार्ड डाउन नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, मास्क है, मास्क। अच्छा, तीसरी लहर तो हम चाहते हैं ना आए, लेकिन संबित पात्रा, ऐसा लगता है जाति जनगणना पर एक विपक्षी लहर आपकी तरफ बढ़ी चली आ रही है यूपी चुनाव से पहले। कैसे निपटेंगे इससे, बताइए। देखिए, जहाँ तक जातीय जनगणना का विषय है, मुझे लगता है ये राजनीति का विषय नहीं, एक बहुत परिपक्वता का विषय है, मैच्योरिटी का विषय है। और मैं आपको धन्यवाद भी करूंगा कि आज आपने आचार्य जी को बुलाया है डिबेट के लिए। कम से कम तू मैं नहीं होगा और सार्थकता के साथ इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि इस विषय पर द्वंद्व नहीं होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस विषय में इतनी सारी तकनीकियाँ
खामी भी हैं और तकनीकी डिटेल्स हैं कि उसमें जाना बहुत आवश्यक है। आपने बिल्कुल सही कहा, 1931 में आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी जिसके रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था, ब्रिटिश सरकार ने उस समय नहीं किया था। उसके बाद जातीय जनगणना हुई नहीं है इस देश में। 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था उसकी रिपोर्ट भी सामने नहीं आई, और क्यों नहीं आई उसका रिपोर्ट भी मैं लेके आया हूं, मैं कालक्रम में बताऊंगा आपको। देखिए, इन सारे विषयों को लेकर कुछ कमीशंस भी चल रहे हैं। दो विषय यहां ध्यान रखने योग्य है। क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सुनवाई भी की है। सभी जो नेता गए थे उनको प्रधानमंत्री जी ने सुना है और प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को गंभीरता से भी लिया है। दूसरा है, इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अप्राइज्ड है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डला हुआ है, अभी तक उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने मत को रखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, उसके मत को भी जानना चाहिए। तीसरा विषय है, इस पूरे विषय पर एक रोहिणी कमीशन आयोग भी गठित है, क्योंकि जो जाति प्रथा है हिंदुस्तान में, खास करके जो ओबीसी को लेकर जनगणना के विषय में बातचीत चल रही, क्योंकि एससी एसटी तो जनगणना हो ही रही थी, तो ओबीसी में इतने उपजाति और उसमें भी इतने सब कैटेगराइजेशन है और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड विषय है, इसको सुलझाने के लिए एक रोहिणी आयोग बनाया गया है। जुलाई 2021 इसी वर्ष उसकी रिपोर्ट की आने की संभावना थी, किंतु कोरोना के कारण इसके कालावधि को दिसंबर के माह तक बढ़ा दिया गया है। मुझे लगता है यह विषय इतना गंभीर है कि अगर इसमें त्रुटि रह जाएगी और हम गणना कर लेते हैं या उसका कमिटमेंट कर लेते हैं तो इसमें एक अन्याय होगा। तो रोहिणी कमीशन का भी इंतजार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि ये कमीशन भी चल रहा है। बाकी सरकार अपना विषय सरकार स्वयं ही रखेगी। मैं सिर्फ अंत में एक बात याद दिलाऊंगा, 2010 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आचार्य जी बैठे हुए हैं, उस समय लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली थे। वीरप्पा मोइली ने एक चिट्ठी लिखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा था कि आप जातीय जनगणना करें, और पार्लियामेंट में इस विषय पर चर्चा जब हुआ तो मार्च 1, 2011 को पी चिदम्बरम ने मनमोहन सिंह की तरफ से उत्तर दिया। वो उत्तर अंग्रेजी में था, स्वाभाविक है वो अंग्रेजी में उत्तर देते हैं चिदम्बरम साहब, किंतु मैं अंग्रेजी में पूरा उत्तर नहीं पढ़ूंगा, उसका लब्बा लुबा बता दूंगा। चिदम्बरम साहब ने कहा कि जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी का और जो स्टेट स्पेसिफिक लिस्ट है ओबीसी का, उसमें बहुत अंतर है। कुछ स्टेट के लिस्ट में ओबीसी बैकवर्ड क्लास जो है वो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के रूप में भी मौजूद है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कुछ ओपन एंडेड कैटेगरीज हैं, जैसे कि जो लोग ऑर्फन हैं, जो यतीम बच्चे हैं, वो ओपन एंडेड हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और ओपन एंडेड कैटेगरी में जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं क्रिश्चियनिटी में, उनके विषय में भी हमें चिंता करना पड़ेगा। जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं उनके विषय में भी चिंता करना पड़ेगा। इस पूरे विषय को उन्होंने वेक्स्ड क्वेश्चन, मतलब परेशान करने वाले सवाल के कैटेगरी में डाला था। तो स्वाभाविक है खुद कांग्रेस पार्टी ने इस विषय को वेक्स में डाला। बाद में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ, मगर वो डाटा क्यों नहीं रिलीज हुआ, ये 3 लाइन आपको सुनना चाहिए। बड़े लोगों ने जिन्होंने इस विषय पर रिपोर्ट तैयार किया, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है, जुलाई 28, 2015 को आप पढ़ सकते हैं। द फाइनल डाटा इज स्टिल मिसिंग फॉर ओवर हाफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड द ड्राफ्ट लिस्ट हैज गैप्स एंड इनएक्यूरेसीज। जीन द्रीज ने कहा है, ऑफ द 640 डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड, डाटा फॉर 628 इज इन ड्राफ्ट लिस्ट एंड ओनली 277 इन द फाइनल लिस्ट। ऑफ द 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 21 आर येट टू पब्लिश देयर फाइनल लिस्ट। स्टेट्स ने भी अपने लिस्ट को पब्लिश नहीं किया है। आगे बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया। The number of manual scavengers in the country is grossly underestimated in this census, says Shah. The 2011 census lists 2,15,885 dry latrines in Assam, Andhra Pradesh and Tamil Nadu and Manipur. But SECC, जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, that shows only 653 manual scavengers in these regions. तो ग्रॉस अंडर एस्टिमेशन भी किया गया है। बहुत सारी चीजें इसमें और लिखी हुई हैं। तो इन सारी चीजों को जब तक आप पूरी तरह से दुरुस्त नहीं करते, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, आप दोबारा से क्यों नहीं कराते? मैं तो कह रहा हूं कि ये विषय आप कराइए ना, क्या दिक्कत है? मैंने तो मना भी नहीं किया। हाँ। ये विषय सरकार का है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी सुना है, महत्वपूर्ण विषय है, सुना है प्रधानमंत्री जी ने, सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रही है, एक रोहिणी आयोग इस विषय में बैठा हुआ है। तो आप मिस्टेक, जो रोहिणी आयोग है, हाँ, वो तो 1931 के आंकड़ों के आधार पर आपको ये बताता है, कुछ उसके अंश भी सामने आ गए हैं उस रिपोर्ट के। उसमें ये कहते हैं कि 10 जातियां करीब 1/4 आरक्षण ले जाती हैं, 27% जो ओबीसी को मिलता है उसमें। उसी तरह 37 जातियां 2/3 ले जाती हैं, 100 जातियां 3/4 ले जाती हैं, 2486 जातियां ऐसी हैं जिनको सिर्फ 1/4 मिलता है। और उस रिपोर्ट के अंश आए हैं, लीक हुए हैं, और उसमें यह भी है 1000 जातियों को कोई रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं है। आपका रोहिणी आयोग बनाने का मकसद तो यह था ना कि ओबीसी के 27% के आरक्षण में जो प्रभावशाली जातियां हैं वो ज्यादातर आरक्षण का फायदा ले जाती हैं, और उसके नीचे कुछ कमजोर जातियां हैं उनको फायदा नहीं मिलता है। देखिए, उसका तो मकसद यह था। लेकिन यहां
जातीय जनगणना का मकसद यह है कौन सी जाति की संख्या कितनी है। मैं इसका जवाब देता हूं। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी जाति की संख्या कितनी है, तब तक आप उसको कैसे आरक्षण दे पाएंगे। मैं बताता हूं। देखिए, जहां तक रोहिणी आयोग का लीक्ड रिपोर्ट आप बता रहे हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। किसी भी रिपोर्ट का लीक्ड वर्जन कितना सही होता है, गलत होता है, ये अलग विषय है। किंतु रोहिणी आयोग में मुख्य पर्पस क्या रहा है, आपको अगर ओबीसी की जनगणना करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि फलाने जाति के लोग ओबीसी में आते हैं कि नहीं, कौन से कैटेगरी में आते हैं, सभी राज्यों में वो ओबीसी में आते हैं कि नहीं। यही काम रोहिणी आयोग का है कि कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन को यूनिफॉर्मिटी के साथ करना। जब तक ये यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है, आप पूछ लीजिए, आचार्य जी बैठे, आप भी खुद बताइए, उड़ीसा में कुछ है तो बगल के बंगाल में वही कैटेगरी एससी बन जाती है, वो वहां ओबीसी नहीं है, जबकि उड़ीसा में वो ओबीसी है। बिहार में जो ओबीसी है वो किसी और राज्य में ओबीसी नहीं है। इसको जब तक आप यूनिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक न्याय भी नहीं मिल पाएगा। बोलिए आचार्य जी। इन सब विषयों को इसलिए मैच्योरिटी के साथ, मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा हूं आचार्य जी, कोई वैसे तो कांग्रेस पार्टी इस पर कोई कमेंट नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस विषय पर डिमांड भी नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में शुरू कर दिया भाई, अभी तक देखिए डेलीगेशन भी नहीं गए। कांग्रेस पार्टी का कोई भी आधिकारिक बयान सेंटर से नहीं आया उन्होंने। सेंसस तो अभी हुआ नहीं, तो छत्तीसगढ़ में ये कैसे शुरू कर सकते हैं। मैं आज की खबर है, मैं वही तो बता रहा हूं। नहीं, वो छत्तीसगढ़ में सेंसस अलग से तो नहीं होगा ना। हाँ, सेंसस नहीं होगा, लेकिन उन्होंने आर्थिक सामाजिक तौर पर जातियों के हिसाब से अपनी जनगणना शुरू कर दी है अपने लेवल पे। छत्तीसगढ़ राज्य अपने अपनी जनगणना नहीं कर सकते। जनगणना ये रजिस्ट्रार ही करता है। कर्नाटक में भी हुई थी, आपको भी पता है, वो सर्वे हुआ था। वो सर्वे हो सकता है, जनगणना आप ये सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे गिनती कह दीजिए, जातियों की गिनती कह दीजिए, जनगणना मत कहिए। तो पर उन्होंने चालू कर दिया। देखिए, अगर सब राज्य अपनी अपनी गिनती करके अपने राज्य में ओबीसी की चिंता करें तो ये अलग विषय है। मगर अगर यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं तो इसमें बहुत परिपक्वता की आवश्यकता है। बाद में यही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू बन जाएगा। बोलिए आचार्य जी। कर्नाटक में भी आपने कराया था सर्वे और उसकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी थी। छत्तीसगढ़ में भी आप लगता है यही करने वाले हैं। देखिए मानक जी, जाति, धर्म, ये हमारे समाज की बहुत एक कड़वी सच्चाई है। 5वीं क्लास में, 4थी क्लास में, 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में जब भी आप एडमिशन कहीं लेते हैं, नौकरी को जाते हैं, इवन चुनाव लड़ने जाते हैं, तो उसमें भी कॉलम दिए जाते हैं, आप किस जाति, आपकी जाति क्या है और आपका धर्म क्या है। और फिर एक जो सामान्यतः बात है वो नेशनलिटी की बात है। वो तो ठीक है, हम सब राष्ट्रीय भारतीय हैं। अब जाति और धर्म एक हमारी विशेषताएं हैं और ये एक कड़वी सच्चाई है। धर्म भी परिवर्तन अगर करता है कोई, तो जाति परिवर्तित नहीं हो पाती है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो हिंदू से मुसलमान बने या क्रिश्चियन बने, लेकिन वो उनकी जो जातियां हैं, उनकी विशेषताएं वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती। जैसे पश्चिमी यूपी में देखिएगा, अभी भी जो जाट का कन्वर्जन हुआ तो उन्हें मूले जाट कहते हैं, है ना। ऐसे ही बहुत से त्यागियों से कन्वर्टेड हुए तो नशीर अहमद त्यागी, मुशीर अहमद त्यागी, अनवार त्यागी, ठीक है, ओके। तो इनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मेरा पॉइंट ये है। और इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, उन्हें भी अपनी जाति बतानी पड़ती है। वो भी पिछड़ों की बात करते हैं, जान के पिछड़ों की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है, संबित पात्रा बहुत ही विद्वान प्रवक्ता है, और अगर कोई विषय को उत्तर से दक्षिण करना हो, पूर्व से पश्चिम करना हो, तो संबित पात्रा जी उसको सेकंड में कर देते हैं, क्षण भर में उसको कर देते हैं, ठीक है, और कंफ्यूज भी कर देते हैं। सामने वाले को इतनी तारीफ भी कर देंगे कि वो बेचारा इनसे लड़ना भी भूल जाएगा। ये इनकी विशेषता है। जैसे इनकी विशेषता है, ऐसे हमारे समाज की विशेषता है जाति। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि सवाल कैसे उठा। ये सवाल तब उठता है जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, जिस गवर्नमेंट को एनडीए के मुखिया हैं, उन्हीं में जो शामिल हैं नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये विषय उठाया कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है मानक जी कि जातियों के आधार पर जनगणना करके एक डाटा हमारे सामने आएगा, ठीक है, 1931 में हुई, 51 में हुई, जितनी अलग अलग जगह हुई, लेकिन एक डाटा सामने आएगा। उस डाटा को सामने आने से सरकार की प्रॉब्लम क्या है, पहली बात, ठीक है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, या तो फिर जातियों के नाम पे कोई बात ही नहीं हो। जब हर सर्टिफिकेट में जाति लिखी है, हर सर्टिफिकेट में धर्म लिखा है, तो जाति और धर्म के आधार पर, मैं यहां धर्म नहीं है विषय, लेकिन जाति के आधार पर या तो कहीं किसी कागज में कोई चीज अंकित ना हो, और अगर अंकित है तो उसका एक तरह से जैसे पुराने मकान का जीर्णोद्धार किया जाता है, हर चीज का रिव्यू होता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। तो संबित पात्रा जी की पार्टी को जातीय जनगणना करने में प्रॉब्लम क्या, एक बात। दूसरी बात है कि जातीय जनगणना होने के बाद आरक्षण की बात होगी, क्योंकि जातीय जनगणना किस लिए हो रही है, उसमें उसके मूल में जाना पड़ेगा, तो आरक्षण की बात होगी। आरक्षण का जहां तक ताल्लुक है, तो आरक्षण क्यों चाहिए? आरक्षण दो कारणों से चाहिए होता है। एक तो नौकरी,
नौकरी, एक पॉलिटिकल हमारा भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी। तो राजनीतिक भागीदारी का विषय थोड़ा अलग है, लेकिन जहां तक नौकरी का सवाल है, नौकरी में तो मैं समझता हूं कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। तो अगर आप, और 2 करोड़ वापस आई हैं, जिसमें 10 करोड़ अभी भी बेरोजगार घूम रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मानक जी बताऊं, ये तो विषय चल रहा है, जो वर्तमान हालात है, राजनीतिक परिदृश्य है, जो हमारा सामाजिक और भौगोलिक और राजनीतिक परिदृश्य है। लेकिन सच बात यह है, दुनिया में 2 ही जातियां, एक अमीर एक गरीब, एक अमीर एक गरीब। अगर ये सरकार वाकई गरीबों का उत्थान करना चाहती है, सामाजिक उत्थान करना चाहती है, तो फिर उस पर अपनी नीति क्लियर करें। तो ना तो ये जातीय जनगणना कराने की स्थिति में है, ना उसको ये कह रहे हैं हम मना करेंगे, ना कह रहे हैं हम कराएंगे। इनकी पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और वो नीतीश कुमार जो प्रस्ताव पास करते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी की भूमिका रही होगी। ऐसा तो है नहीं सरकार चीफ मिनिस्टर बिना एलाइज के वो विपक्ष में बड़ा आसान होता है ना आचार्य? नहीं, विपक्ष में बैठे इस तरह की मांग करना बहुत आसान होता है, नहीं, क्योंकि डील तो सरकार को करना पड़ेगा। अगर आंकड़े आ गए और पता लगा कि ओबीसी की संख्या 52% नहीं है, 70% है, तब केंद्र सरकार, आपकी सरकार ने बताई 2011 में जब ये सर्वे हुआ था, उसके बाद क्यों नहीं उसे रिलीज किया, या क्यों नहीं करवाई जाती? मानक गुप्ता, क्या विपक्ष में हम ही आए हैं? ये नहीं थे। जब ये थे, ये अपने दाव चलाते थे। अगर कांग्रेस विपक्ष में है तो वो दाव नहीं चलाएगी। अगर समाजवादी विपक्ष में, दाव चला रहे हैं ना? नहीं, क्यों नहीं चलाएंगे? सरकार का दायित्व बनता है कि विपक्ष के प्रश्नों का, विपक्ष की आपत्तियों का निराकरण करें। मतलब विपक्ष को आपत्ति यह है कि ओबीसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ चला गया है। नहीं, इसीलिए किसी भी तरह ओबीसी के इस स्पॉट को पूरी तरह से हिला देना है। वो कैरम खेलते हैं ना, बिगाड़ देना है किसी तरह, दोबारा खेलेंगे। मानक, यही है ना, यहाँ समित जी बैठे, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, ओबीसी नाम की कोई जाति नहीं है। ओबीसी जातियों का एक समूह है। ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, उस क्लास, उसके अंदर लगभग 85 जातियां हैं। समझे? 85 जातियां, और वो जातियां एक दूसरे के खिलाफ भी खड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि ओबीसी एक सेक्टर बनी। बीजेपी ने लेकिन बहुत स्मार्ट गेम खेला। ओबीसी एक जाति नहीं है माना। बीजेपी ने बहुत क्लियर करिएगा, इसको क्लियर करिएगा। उसमें जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में यादव भी हैं, है ना, जाट भी हैं, धुने भी हैं, लोहार भी हैं, प्रजापति हैं, ये कहार हैं, निषाद हैं, ये बहुत सी जातियां, 85 जातियां। तो आचार्य जी, बीजेपी ने बहुत ही चतुराई से 2 तरह से गेम किया इसमें। मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। क्या? एक, उन्होंने ये किया, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा उठा दिया कि जो प्रभावशाली जातियां हैं वो सारा आरक्षण ले जाती हैं। और दूसरा, उन्होंने हिंदुत्व की ऐसी छतरी दे दी कि सब जातियां भूल गए। आपको उसी से आपत्ति है, विपक्ष को इसी से आपत्ति है? नहीं, हमें कुछ आपत्ति नहीं है। आपत्ति ज्यादातर ओबीसी बीजेपी के साथ चला गया जी, हमें किसी से आपत्ति नहीं है। हम तो, अब हमारी आपत्ति नहीं है। शुरुआत किसने की? नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार कौन है? इनके साथी, इनके दोस्त हैं। अब उन्होंने जो एक बात की, हमारे तो विरोधी हैं, अगर उन्होंने, विरोधी भी कोई अच्छी बात कहे, देश हित में बात कहे, तो हम उसको स्वीकार करना चाहिए। केवल विरोध के नाम पर विरोध थोड़ी करना चाहिए। क्या नहीं, इस मुद्दे पर आप इनको फंसा रहे हो? ये तो ये बताएंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो ये बताएंगे कि ये फंसे हुए हैं या निकले हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जाति के आधार पर जनगणना यदि मांग उठ रही है तो क्यों नहीं कराना? अच्छा, क्योंकि आप तो एक साधु भी हैं आचार्य जी, आप तो हिंदुत्व का, कांग्रेस का चेहरा भी हैं, तो आप ही बता दीजिए। नहीं, एक इंसान के लिए जाति बड़ी या धर्म? आचार्य जी, आज हो जाए फैसला इसका। देखिए, इंसान जो हिंदू है वो पहले हिंदू है या पहले ओबीसी है? मानक गुप्ता, ये बहुत ही गंभीर और बड़ा सवाल तुमने मुझसे किया है। लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूं जो सवाल से मुंह मोड़ूं। मैं उसका जवाब दूंगा। दीजिए। व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा राज्य होता है और सरकार होती है, सरकार से बड़ा धर्म होता है और धर्म से बड़ा राष्ट्र होता है। मैं राष्ट्रीय भावना को रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर कोई जाति नहीं है, सिर्फ 2 जातियां, अमीर और गरीब। लेकिन क्योंकि भारत की आजादी के बाद संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जातियों के नाम पर आरक्षण हो तो रहा है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मैं तो कह रहा हूं कि जो हो रहा है, यूपी में जो चुनाव आ रहा है संबित, ये आपको उसी मुद्दे पर घेर रहे हैं। और आरक्षण जो यूपी की वजह से घेर रहे हैं। ये मुद्दा इसीलिए गर्म कर रहा है। अगर मानक सच्चाई की बुनियाद में जाओ तो फिर तो ये जातियों के नाम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। फिर इन ब्राह्मणों ने, जो ब्राह्मण गरीब है बेचारों ने, इन्होंने क्या कसूर किया है? ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, ये सब लोग तो जय जयकार आपकी कर रहे थे, फिर उनको भी आरक्षण दे दो। चलिए, क्यों नहीं देते? गरीब आदमी तो गरीब है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। चलिए, अब मैं जवाब दे दूं। ये बड़ा सवाल है मेरा, तीनों सवालों का जवाब दे दें। कंफ्यूजन कहाँ है? अभी आपके सामने पूरा डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। इन्होंने कहा जाति है, जाति सत्यता है, फलाना ढिकड़ा सब कुछ कह के फिर इन्होंने कहा कि जाति केवल 2 ही है, अमीर और गरीब।
तो अमीरों को भी क्यों छोड़ा जाए, गरीबों को भी क्यों छोड़ा जाए? अब आपके सेंसस होगा, मैं यही तो कह रहा हूँ, परिपक्वता। अब सेंसस होगा, हेलो आप अमीर हैं या गरीब हैं? आप मानक गुप्ता आप क्या बोलेंगे? मैं अमीर हूँ। आप भी बोलेंगे मैं गरीब हूँ। मैं भी बोलूंगा मैं गरीब हूँ। ये भी नहीं, ऐसा कैसे बोल देंगे? मैं आपके बीच उनका में रिकॉर्ड बोलेगा मैं ना। आपके अच्छा ठीक है, ओके, एक सेकंड मैं जवाब दूंगा। देखिए, इन्होंने अभी खुद कहा कि 2 जाति हैं, 3-4 बार कहा 2 जाति हैं अमीर और गरीब। ऐसा हकीकत नहीं है। कभी कह रहे 85 जातियां हैं, कभी कहते हैं 2 जातियां। यहाँ जुमले नहीं चलने वाले हैं। यहाँ पर ऑन पेपर कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसका सब कैटेगरी सब चलने वाला है, क्योंकि ये आजीवन आपका भविष्य तय करेगा। इसको मजाक और डिबेट के रूप में नहीं देख सकते। 2-3 एक सेकंड, 2-3 चीजें आपने मार्क नहीं किया। यहां पर इन्होंने शुरुआत में कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि देखो कुछ लोग जो कन्वर्ट भी हो गए हैं इस्लाम में, वहां भी उनकी जाति नहीं बदली, वहां भी जाति प्रथा है, उनको भी चिंता, उनकी भी चिंता करनी होगी। देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र अपीजमेंट का है। मुस्लिम रिजर्वेशन के विषय में इन्होंने इतने स्पष्टता के साथ और पहला पॉइंट रखा, हम यहां डिबेट कर रहे हैं जाति रिजर्वेशन, जाति का काउंटिंग होना चाहिए। हिंदू आचार्य जी तो खुद कट्टर हिंदू हैं। नहीं, कट्टर हिंदू, हिंदू कभी कट्टर नहीं होता है। बाय द वे, मैं आपको ठीक कर दूं, हिंदू कभी कट्टर नहीं होता। कट्टर से मतलब पक्के हिंदू हैं। चलिए, अगर पक्के हिंदू तो राहुल गांधी ही नहीं है, छोड़िए ना आचार्य जी। आचार्य जी का सम्मान करता हूं, बहुत ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हैं, मगर हम विषय पे रहते हैं। देखिए, इन्होंने बड़े चालाकी से, क्योंकि मैं तो इनको विद्वान भी मानता हूं, विद्वान के साथ साथ बहुत सुलझे हुए व्यक्ति भी हैं। कांग्रेस का जो प्रथम विषय है कि मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इन्होंने कहा जो मुसलमान भी कन्वर्ट हुआ है, जिसके नाम के आगे मलिक भी लगा हुआ है, जिसके नाम के आगे चौधरी भी लगा हुआ है, उनको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। पहले उसी से शुरू किया। पता नहीं मानव गुप्ता मुझे 30 सेकंड देगा, 20 सेकंड देगा, पहला विषय तो मैं पहले ही रख दूं कि उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा डाटा तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, डाटा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप बताइए, 70 साल तक हमने मना किया था, कितने सेंसस इनके समय हुए, कितने सेंसस हमारे समय हुए, डाटा किसने रोका था? 1979 में मंडल कमीशन आया ना, 1979 में। कब लागू हुआ? कांग्रेस ने लागू किया उसको, मंडल कमीशन को। मंडल कमीशन को ड्रॉयर के नीचे डाल के रखा हुआ था कांग्रेस पार्टी ने, क्यों नहीं लागू किया? या आप अभी ये बोल रहे थे अमीरों के बच्चे ने, गरीब ब्राह्मण ने क्या गलती पाप किया जो उसको भी नहीं मिलना चाहिए? 27% और 10% ईबीसी के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए जो रिजर्वेशन दिया है, किसने दिया? कांग्रेस ने दिया या मोदी जी ने दिया? मोदी जी ने उस गरीब ब्राह्मण की भी चिंता की और 27% की भी चिंता की, और नीट के एग्जामिनेशन में पहली बार रिजर्वेशन दिया। मेडिकल के एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ाएं ताकि ज्यादा ओबीसी बच्चे, और उन गरीब ब्राह्मणों की भी चिंता की कि जो बेचारा गरीब दरिद्र ब्राह्मण है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके भी बच्चे कैसे आ सकते हैं, उसकी भी चिंता की। केवल भाषण देने से नहीं होता है। पर आपका स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड जाति जनगणना पर है क्या? मतलब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आंकड़े जारी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? देखिए, मैं आंकड़े तो क्यों जारी नहीं हो पाए, मैंने पढ़ के बताया। दूसरा विषय है, ये विषय बार बार मैं बता रहा हूं, गंभीरता का विषय है, ये कोई राजनीतिक तूतू में का विषय नहीं है। हजारों करोड़ों लोगों के जीवन के साथ संतृप्त विषय है, जुड़ा हुआ विषय है। जब तक ये रोहिणी कमीशन का आयोग इत्यादि स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता है, जब तक जाति, उसका उपसंहार, उसके नीचे का जो उप कैटेगराइजेशन है, किस प्रकार से होगा, संभव नहीं है। मैं संभव शब्द, ये प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, संबित पात्रा एक स्पोक्स पर्सन का नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसकी सुनवाई की है। आज शाम को प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे या आप बता सकते नहीं है, मैं भी नहीं बता सकता हूं, देश का मंत्री भी नहीं बता सकता है, तो इंतजार करना पड़ेगा। मुस्लिम अपीजमेंट, देखिए, इन्होंने 2-3 आरोप लगाए, जबकि वास्तविकता में ये मुझे कह रहे हैं कि मेरी बातों में कंट्रडिक्शन है, इन्हीं की बातों में कंट्रडिक्शन है। मैंने सीधा सवाल इनसे किया, भाई जातीय जनगणना की मांग किसने की? नीतीश कुमार जी ने। आप कह दो कि नहीं करते हम, आप कह रहे नहीं साहब प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम ओबीसी को आगे रखेंगे, ओबीसी के आधार पे या अति पिछड़े लोगों को, ज़्यादा मंत्रियों को हम कैबिनेट में लेंगे, ज़्यादा नेताओं को लेंगे। और सुनिए, पार्लियामेंट जब नहीं चल रही थी तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस बात को खास तौर से कहा, खास तौर से, क्योंकि हम ओबीसी के मंत्रियों को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, विपक्ष उसके खिलाफ है। तो इसका इशारा क्या था? तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने ये कहा कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि जाति की विशेषता है, सच्चाई है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, भाई मैं तो देश का जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर बात कर रहा हूं। मेरी अगर अपनी बात मानो तो मैं किसी के अपीजमेंट के पक्ष में नहीं हूं। मैंने कहा कि अगर मेरे हिसाब से आप सोचें तो देश यानी दुनिया के अंदर 2 जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब, लेकिन क्योंकि भारत के अंदर भी संविधान में लिखा है कि जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, परंतु भारत की जितनी व्यवस्था अब तक गई है उसमें जातियों के नाम पर ही आरक्षण हुआ है। ठीक है, जाति और धर्म देख के टिकट दिए जाते हैं, जाति और धर्म देख के ही पोस्टिंग होती है, जाति
धर्म के कोटे हैं। तो अब अगर इस व्यवस्था के साथ चलना है तो फिर जातीय जनगणना कराने में आपको ऐतराज क्या है? अब आप साफ जवाब देना नहीं चाहते। समित पात्रा, आप जैसा सशक्त प्रवक्ता भी इस सवाल से बच रहा है। आप विपक्ष होते तो आप तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते। मैं कह रहा हूं आप जवाब दीजिएगा। आप कहिए जातीय जनगणना देश हित में नहीं है, कैंसिल खत्म कर दीजिएगा। मैं अभी जवाब, और या फिर कहिए एक मिनट करा दीजिएगा। मुस्लिम अपीजमेंट पर तो जवाब दे दीजिए। नहीं, अपीजमेंट क्या है? उनको रिजल्ट मिलना चाहिए कि नहीं? एक सेकंड, मुस्लिम अपीजमेंट जिसको आप कहते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण हिंदी में, ठीक है, नया आरोप नहीं है, पुराना ही है। कांग्रेस पार्टी पे या तमाम रीजनल पार्टीज पे बीजेपी ये आरोप लगाती है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। मुस्लिम अपीजमेंट में मैं समित पात्रा जी से पूछता हूं, ऐसे 5 पॉइंट बता दें कि जो मोदी सरकार से पहले की सरकारें करती हैं और इन्होंने रद्द किया हो। चलिए, 5 पॉइंट गिना दें मैं मुझे बता दूं कि ये 5 काम हो रहे थे मोदी सरकार से पहले और सुनिए इन्होंने बंद कर दिए हो। मुझे बता दें, मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर लूंगा। चलिए, मैं बताता हूं। बोलिए समझो। खैर वो विषय तो हम नहीं है आज। हाँ। वो इफ्तार पार्टी ही बंद हो गई। खैर, आप छोड़ दीजिए। नहीं, इफ्तार पार्टी क्या मानक गुप्ता जी कैसी बातें कर रहे हैं? खैर, सब दुनिया जानती है। अच्छा, आप मुझे साहब, मैं तो कभी बीच में नहीं बोलता। अच्छा, आराम से बात कर रहा हूँ, कितना मुस्कुरा कर। देखिए, नंबर 1, मुस्कुराहट भी आपकी खतरनाक है। इन्होंने कहा कि देखिए ये जाति प्रथा तो कितनी बड़ी सच्चाई है। जातियों के आधार पर लोग अपना जीवन विचरण कर रहे हैं, जातियों के आधार पर नौकरी मिल रही है। ये कोई 2014 से तो मानक भाई शुरू नहीं हुआ। ये जाति प्रथा तो अनंत काल से ही चला आ रहा है, अनंत काल से ही ये सच्चाई है। और जब से कांग्रेस 1951 से जब से चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, तब से ये जाति प्रथा सच्चाई थी। क्यों नहीं इन्होंने ये सब कराया? ये सब तो डे 1 से ही करा लेना चाहिए था इनको, नहीं कराया। अब हमारे ऊपर आया है, हम किस प्रकार से कराएंगे, किस प्रकार से इसका कैटेगराइजेशन करेंगे, ये सारा विषय हम चिंता करेंगे। अभी आपने हमको तो क्या ये मंडल 2 खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? दूसरा इन्होंने कहा कि ये इसलिए इस विषय पर बात कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ही डिमांड किया, वरना इनकी डिमांड नहीं है। इन्होंने बार बार कहा कि देखिए डिमांड तो आपके यहाँ से हुआ है, इनकी डिमांड नहीं है। नीतीश कुमार जी ने डिमांड किया। केवल नीतीश कुमार जी ने नहीं किया, अठावले जी ने भी किया है, पंकजा मुंडे जी ने भी किया है, गोपीनाथ मुंडे जी ने उससे पहले किया है, हमारे बहुत सारे नेताओं ने किया है। इसलिए हम कहते हैं कि ये गंभीर विषय है, हमारे लोगों ने ही डिमांड किया है। इसको परिपक्वता और गंभीरता के साथ, चर्चा के साथ आगे बढ़ाना है। क्या यूपी चुनाव की वजह से हो रहा है क्या? ये इस मुद्दे को जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है क्या? देखिए, अभी आपने ही खुद पूछा आचार्य जी से कि क्या आप दांव चल रहे हैं, तो इन्होंने कहा क्यों नहीं दांव चलें, हम तो दांव चलेंगे। तो इसका उत्तर तो खुद आचार्य जी ने दिया कि हाँ हम दांव चल रहे हैं। यूपी चुनाव में कमजोर हैं क्या, इसीलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्या? जैसे मैंने पहले कहा ओबीसी तो सारा बीजेपी के साथ चला गया, पिछले कई चुनाव उठा के देख लीजिए। देखिए मानक गुप्ता, ओबीसी में तो यादव भी आते हैं, वो तो नहीं गए बीजेपी के साथ। ओबीसी में बहुत सी ऐसी जातियां नहीं, ओबीसी को तोड़ दिया ना बीजेपी ने। जो कमजोर जातियां हैं, आप देखिए आंकड़ा। भाई बीजेपी तो जातियों को क्या, ये तो सब कुछ तोड़ देंगे। ये तो विपक्ष को तोड़ दिया, दाएं बाएं सब तोड़ ही तो रहे हैं। देश यूपी में कुछ यूपी में बेचैनी है क्या? इसीलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। सिद्धू जी की कैप्टन की लड़ाई हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आपस में हो रही है। अब देखिए ना, अब मैं अगर कहीं विषय से हटता हूं तो ये कहते हैं आपको विषय पर रहना चाहिए, और ये हम ही दौड़ रहे हैं। ठीक है ना। अभी मैं कहूंगा कि तालिबान पे बताओ कि आप उससे दोस्ती करोगे या दुश्मनी करोगे। जो लोग हो रही है दोस्ती हो रही है ना, बातचीत तो शुरू हो गई। दोस्ती हो रही है, किसने कहा? बातचीत तो हो रही है, उस पर जवाब दूंगा। मानक गुप्ता जी, अब ये चले जाएंगे जाति प्रथा छोड़ करके। एक सेकंड, आप गए पहले, आप पंजाब में आप गए, चलिए आप पे गए। मैं ये कह रहा हूं कल तक जो तालिबान की बात करता था वो भी तालिबानी था, अब ये तालिबान से बात कर रहे हैं तो ये नहीं, अपने लोगों को बचाने के लिए हम उनको लेके आ रहे हैं। आप ओबीसी को बताइए। अच्छा ठीक है संबित जी, अब मैं मेरी बात सुन लीजिएगा। मेरा विषय ये है मानक कि जातीय जनगणना केवल ओबीसी की थोड़ी होगी। मैं तो संपूर्ण समस्त जातियों की जनगणना के पक्ष में हूं कि होनी चाहिए। ठीक है, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें राजपूत भी हैं, उसमें और तमाम तरह की जातियां हैं। भारत में मैंने सब शुरुआत की थी तो ये कहा था कि हमारे समाज की ये एक कड़वी सच्चाई है, जाति और धर्म। तो जाति के आधार पर जनगणना अगर होनी चाहिए और इसकी डिमांड उठ रही है तो केवल एक जाति के लिए नहीं हो रही है। मैं तो कह रहा हूं समस्त जातियों की जनगणना होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कौन से वर्ग में कौन सी जाति में कितनी संख्या है। मेरी मांग तो ये है। मैं एक सवाल बोलता हूं। देखिए, मैंने बार बार कहा कि इसको बहुत परिपक्वता के साथ, बहुत टेक्निकलिटी। सपोज करिए कल जनगणना वाले राहुल गांधी जी घर पहुंच जाएंगे, पूछेंगे कि आप कौन से जाति, आप बताइए राहुल गांधी जी क्या बताएंगे? वो कौन से जाति के? कभी बोलेंगे जनेऊदारी ब्राह्मण, तो कभी बोलेंगे मैं पारसी हूं, तो कभी बोलेंगे फिरोज खान जी। अब क्या बताया वो जाति? कितने कंफ्यूजन है कि नहीं? देखिए, इन सारे कंफ्यूजन को जब तक आप दूर नहीं कर देते हैं तब तक आप किस प्रकार से इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं? आप मुझे बता दीजिए, मैं यहीं बैठा हूं, राहुल गांधी की जाति बता दीजिए। कैसे बताएं? मैं राहुल गांधी जी पे दोष नहीं दे रहा हूं,
वो तो हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, मगर आप बताइए क्या बताएंगे? आप वो? सम्मान कर क्यों नहीं सम्मान करते? बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये राहुल गांधी जी पे बिना आए कोई डिबेट पूरी अरे मैंने देखिए, देश का इतना बड़ा आदमी बता नहीं पा रहा है, तो ये सब कैटेगराइजेशन में प्रॉब्लम तो है ना। मैं बताता इनको जब तक सॉल्व नहीं करते हैं तब तक डिस्कशन तो होना ही चाहिए। यही रोहिणी कमीशन करेगी, राहुल गांधी जी का डिटरमाइन करेगी। मैं बताता हूँ, राहुल गांधी की जात है हिंदुस्तानी। ओह, ये तो बहुत, तो हिंदुस्तान में सब लोग हैं, तो फिर आप सब कैटेगराइजेशन क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी अगड़ों के भी हैं, पिछड़ों के भी हैं, दलितों के भी हैं, ओहो, ब्राह्मणों के भी राहुल हैं। गांधी तो एकदम सुनो, विष्णु राहुल भगवान गांधी है। और राहुल गांधी का धर्म जो है वो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व है। ये सब कॉलम कहाँ रहता है बताइए मेरे को, दिखाइए वो राहुल सेंसस गांधी में हिंदुओं वसुधैव के भी हैं, कुटुंबकम समित पात्रा जी, कहाँ? राहुल गांधी नहीं, नहीं, मुसलमानों आप के मुझे भी हैं, दिखाइए। राहुल गांधी हर मैं तो जाति के हैं, एक राहुल कॉलम गांधी लेके हर आया धर्म के हैं। मैं एक- राहुल गांधी देखिए, आपने असली लेकिन- विश्व बंधुत्व, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सूत्र को जीने वाले व्यक्ति हैं राहुल गांधी। सेंसस का आज लेके नहीं, आया हूं, राहुल उसमें गांधियों को निकालता हूं। जातियों में नहीं विभाजित किया जा सकता। कास्ट राहुल सेंसस, गांधी को ये है, धर्म के नाम पे ये कास्ट विभाजित करना सेंसस में ठीक लेके नहीं आया है। हूं प्रश्नोत्तर। इसमें कहां देखिए, लिखा मेरी हुआ बात को वसुधैव नहीं सुनने दिया कुटुंबकम? इन्होंने। एक सेकंड भाई साहब, समित पात्रा जी, मैं आपके आचार्य बीच में जी, नहीं बोला। पहले मेरी बात को पूरी होने दो। पाँच सेकंड, अच्छा, पाँच ना ना सेकंड। मेरे बात, छोटा- मेरे बात, छोटा- ना ना इस- छोटा हूं। ना ना आचार्य जी, आप आचार्य भी हैं और बड़े भी हैं। आचार्य जी, इस पूरे में कॉलम कहाँ है कि वसुधैव कुटुंबकम धर्म है, और इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि हिंदुस्तानी जाति? ये बता, राहुल गांधी के लिए एक नया पेपर बनाना पड़ेगा। तो यही तो बोल रहा हूं, नया पेपर राहुल गांधी के बनने तो दीजिए। ऐसे राहुल गांधी जैसे 2000 भी होंगे। अब बताइए, राहुल गांधी जी के लिए एक पेपर बनना चाहिए कि नहीं? वसुधैव कुटुंबकम कॉलम, उसमें कॉलम रहेगा कि हिंदुस्तानी जाति, फिर उसमें रहेगा क्या है वो, अब क्या है वो, पूरा विश्व के क्या है वो, बहुत कमाल के आदमी है वो सब। वो सब कैसे कॉलम तो ऐड करना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे हो? मानक गुप्ता, मेरे हितों की रक्षा करो। हाँ बोलिए बोलिए, ये आक्रमण कर रहे हैं, बोलिए ना। और अतिक्रमण भी कर रहे हैं। नहीं। आक्रमण भी कर रहे हैं, अतिक्रमण भी नहीं। कर रहे हैं। अरे आपको, अरे आप सुनिए, कमाल करते हैं। और ये कह देते हैं कि मैं छोटा हूं, मेरी बात मानो। तो ऐसे तो सामने वाला परास्त हो जाएगा। नहीं, बोलिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को जाति और धर्म में नहीं विभाजित किया जा सकता। मोदी ये तो केवल ब्रह्म है जिसको नहीं किया जा सकता। नहीं, सुनिए, मैं देश के बाबा, प्रधानमंत्री की ये भी ब्रह्म- जाति बताने के खिलाफ हूं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही इस बात का जिक्र किया, जो आदमी, सुनिए, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है वो समाज का हो जाता है, राष्ट्र का हो जाता है, तो वो जाति और धर्म से अलग हो जाता है। मानक गुप्ता, जो मैं कह रहा हूं ये भी एक सच्चाई है, लेकिन इसके साथ साथ जाति और धर्म हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। अब जब ये बात हो रही है, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आप ये जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते, नंबर एक। नंबर 2, आप इस देश की जातीय आधार पर जो व्यवस्था है, क्या उसमें विश्वास रखते हैं? तो फिर जातीय जनगणना कराओ। आपने अगर मेरा भी नहीं जवाब रखते हो तो दिया। मत एक कराओ। सेकंड, एक से आप, ये तो मैं भी पूछ चुका, आप भी 3 बार पूछ चुके। वो कह रहे हैं हम मना कहां कर रहे हैं, आपने मेरा नहीं, जवाब करा भी नहीं रहे ना। मैं पूछ रहा हूं, यूपी में कुछ बेचैनी है क्या? हार रहे हैं इसीलिए बस किसी तरह से इस मुद्दे को बड़ा करना है। जैसे मैंने कहा, मंडल 2 खड़ा करने की कोशिश हो रही है। नहीं, मंडल और कमंडल की जो ये भाषा और है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की पुराने भाषा नहीं जख्मों है। को कुरेद रहे हैं आप। पहली बात, ये- 1990 वाले जख्मों को कुरेद रहा है विपक्ष। नहीं, 1990 को गए हुए 30 वर्ष हो गए। मैं तो आज पर उसके बाद क्या हुआ था, आपको याद है? सुनिए, मैं तो समित पात्रा जी से कह रहा हूं कि आप जातीय जनगणना कराओ, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो गरीब अपर क्लास के लोग भी हैं, जिसमें चाहे राजपूत हों, भूमिहार हों, त्यागी हों, ब्राह्मण दिया तो हों, उनको उन रिजर्वेशन। सबको आपको सम्मान देना और आपको अधिकार देना आपका दायित्व बनता है। उनको रोजगार दो। आज 10 करोड़ लोग बिना उसके यूपी में घूम बता नहीं रहे आप। सुनिए, आप बच क्या? रहे हैं। यूपी में क्या, मैं यूपी में आ रहा हूं, यूपी पे बीजेपी की बेचैनी बढ़े तब तो ठीक है, हमारी क्या बेचैनी भाई? 31 साल से हम सत्ता से बाहर हैं। सुनिए, 31 साल से बाहर हैं। इस बीच में समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में देखी, मायावती जी की कई बार देखी, बीजेपी की 4 मुख्यमंत्री देखे, राजनाथ सिंह जी रहे, कल्याण सिंह जी रहे, रामप्रकाश गुप्ता जी रहे, योगी आदित्यनाथ जी रहे। तो बेचैनी इनको होनी चाहिए कि इनका सत्ता परिवर्तन होने का समय आ गया है। अब किसकी सत्ता लौटेगी, किसका राज तिलक होगा, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन मानक गुप्ता, मैं आज आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भाजपा बैकफुट पे होगी। और भाजपा बैकफुट पे इसीलिए ये ब्राह्मणों को कुछ लॉलीपॉप देते हैं, अगड़ों को, पिछड़ों को कुछ लॉलीपॉप देते हैं। जातीय जनगणना की बात आती है तो कहते हैं नहीं, हम इसे कराएंगे या नहीं कराएंगे, इट विल बी डिसाइड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये नहीं कह रहे कि स्पष्ट नहीं बता रहे कि साहब क्या प्रधानमंत्री जी ने सुन लिया है। अच्छा जी, क्या नीतीश कुमार ने यह बात गलत कही है? नहीं साहब, हम नहीं कह रहे। क्या सही कही है? नहीं साहब, हम नहीं कह रहे। किसी बात पे स्पष्ट उत्तर इनका नहीं है। तालिबान पे समझौता करोगे? नहीं साहब, हम नहीं बता रहे। तालिबान के साथ जाओगे? नहीं साहब, हम नहीं जा रहे। सुनो, अब ये किसी बात का उत्तर तो दें। इतने दिन बाद आए हैं, दर्शन हुआ इनका, दें उत्तर दें। देखिए, मैंने तो बड़ा स्पष्ट देखिए, पूरा अब सच को आँच किया है, आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया मैंने। जब तक ये सारी कैटेगराइजेशन नहीं हो, मैंने पूछ लिया राहुल गांधी की जात क्या है, तो ये बोल रहे हैं कि वो जाति धर्म सबसे ऊपर परब्रह्म है, वो परब्रह्म है। बाकी राहुल गांधी परब्रह्म, बाकी के लिए कुछ नहीं।
मतलब वो जाति उनकी कोई जाति नहीं क्या है। मैंने कहा वो परब्रह्म है? तो परब्रह्म ही ऐसा है जिसका ना कोई जाति होता है, ना मैंने धर्म कहा- होता है, ना कुछ होता है। क्या सर एक क्या सेकंड, महात्मा गांधी की कोई जाति थी? एक सेकंड, महात्मा गांधी की जाति बताने का काम भी आदरणीय अमित शाह जी ने किया था, माफ करना, लेकिन महात्मा गांधी की कोई जाति में मैं नहीं मानता। आचार्य जी, सुभाष चंद्र बोस की कोई जाति थी? आचार्य भगत सिंह की कोई जी, जाति आचार्य थी? जी आपको थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। तो आचार्य जी का कहना है कुछ लोग जो हैं वो वीआईपी हैं, उनको जाति धर्म में बांधा नहीं जा सकता है। तो ये भी तो कैटेगराइज करना पड़ेगा कि वो वीआईपी कौन कौन है देश में। जिला परिषद को पूछा नहीं जाएगा जाति धर्म कौन है, एमएलए को पूछा नहीं जाएगा, एमपी को पूछा नहीं जाएगा, उनके परिवारजनों को छोड़ दिया जाएगा, ये कांग्रेस का मान्यता है। गांधी परिवार को जाति धर्म से अलग रख दिया जाएगा। तो ये सब कैटेगराइज कौन आप करेगा? मेरी बात को तो गलत मैं ढंग आप ही से की पेश बात कर रहे हैं। कैसे गलत ढंग से पेश कर रहा हूं? नहीं, मेरी बात को मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं आप कहा। आचार्य जी, मैं मैंने ये कंप्लीट कर नहीं लूं, कहा। सुन लीजिए। मैंने कहा कि जो- आचार्य जी आप सुनिए, आचार्य जी ने कहा कि राहुल गांधी जाति और धर्म से ऊपर हैं, उनको जाति और धर्म के कैटेगरी और ब्रैकेट में रखा नहीं जा सकता है। अभी ये कह रहे थे कि एक सच्चाई है, जाति और धर्म सबको रखा जा सकता है और सबकी गणना होनी चाहिए। तो ऐसे राहुल गांधी 36,000 तो होंगे ना देश में जिनको जाति धर्म, यही तो चिदम्बरम जी ने क्या शब्द किया, ओपन एंडेड कैटेगरीज। जब तक ये ओपन एंडेड कैटेगरीज का आप सोल्यूशन नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे? ये एक चिदम्बरम ने कहा है, मैं नहीं कहा। उसमें उन्होंने ऑर्फन के बारे में कहा, उसने कन्वर्शन के बारे में कहा। और राहुल गांधी जैसे भी लोग हैं ओपन एंडेड कैटेगरीज में, जो खुद नहीं जानते हैं, कभी जनेऊधारी ब्राह्मण, तो कभी हाँ हम मुसलमान, तो कभी कुछ, तो ये कैसे होगा? और दूसरी बात मैं कहता हूं, देखिए ये खुद ही कह रही है हमारा डिमांड नहीं है। ये क्या कांग्रेस पार्टी का डिमांड है? प्रियंका गांधी जी ने एक बार भी उत्तर प्रदेश में इस विषय को लेकर एक शब्द कहा नहीं कहा। इनका डिमांड नहीं है, डिमांड हमारी, इन्होंने खुद कहा कि जेडीयू की है, इन्होंने खुद कहा आपके पार्टी के अंदर चाहिए, तो हम ना सॉल्व करेंगे। आपकी डिमांड ही नहीं है, आप इतना क्यों बोल रहे हैं? हम सॉल्व टाइम भी करेंगे। खत्म हो रहा है आचार्य जी, जल्दी से। मानक गुप्ता किसका? जी, कांग्रेस का टाइम खत्म हो रहा है। मानक गुप्ता जी, कांग्रेस का टाइम खत्म हो रहा है या आपका टाइम खत्म हो रहा है, ये तो देश की जनता डिसाइड करेगी। और किसका टाइम आ रहा है, मेरे शो का किसका टाइम खत्म हो रहा है, ये मेरा कंट्रोल रूम वाला डिसाइड करता है। मानक गुप्ता जी, अभी इन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने नहीं कहा, राहुल गांधी ने कहा। अरे भाई, जिन बातों की डिमांड प्रियंका गांधी रोज कर रही है वो भी तो नहीं मानते आप। राहुल गांधी रोज कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं महंगाई पे, नहीं मानते। राहुल गांधी ने कितनी बातों पर आवाज उठाई, आपने कोई एक माना? आप तो जो आपको सूट करता है, अगर वो आपको सूट करता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से आपके हित में जाता है, तो आप किसी की बात मान लेते हैं, उसकी बात नहीं मानते, आप अपनी इच्छा से चलते हैं। लोकतंत्र की ये खूबी नहीं है। आज अगर आपकी सरकार, आपकी सहमति से चल रही सरकार का मुखिया जातीय जनगणना की बात करता है, तो आप हमें जातिवादी बनाए। हम जातिवादी नहीं है, हम तो आप तो चाहते हैं कि खुद तमाम राहुल समाज तो का ब्रह्म है। उत्थान होना चाहिए। लेकिन समित पात्रा जी, आपने 1 घंटे से बहस की, दुनिया में पहुंच गए, आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब आप देना नहीं चाहते। पूरा जवाब दिया। आप जवाब देना नहीं आप चाहते। ढूंढ लो शाम तक। और मैं ये नहीं कह रहा मानक, कैटेगरी इनके में पास include जवाब करना नहीं है, ये जानते हैं कि जवाब क्या है, लेकिन ये देना नहीं चाहते। इन्होंने नहीं, जवाब जवाब कौन से सवाल का किस पैनलिस्ट ने दिया या नहीं दिया, ये दर्शक देख रहे हैं। तो टीवी पे जा रहा है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जा रहा है, वो तय कर लेंगे। बहुत शुक्रिया खैर आज इस खास एपिसोड के लिए संबित, थैंक यू। आचार्य जी बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।